Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 33 और ये है about the UNO United Nation Organization. So पहले आप देख लीजिए क्या क्या contents है इस chapter में. तो हम पहले समझेंगे foundation, aims क्या है, organization क्या क्या है ना, इनके जो पूरे पार्ट्स हैं, अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं अब तक, डीकॉलोनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ पीस, प्रॉब्लम ऑफ ईरान, सीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम, कोरिया की प्रॉब्लम, दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और नॉन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को किस तरह से हैंडल किया है आपके यूएनओ ने. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. आज के इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं, वी विल बी फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन, एम्स ऑफ यूएनओ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ. ठीक है. सो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. देखो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड वॉर वन हुआ. ठीक है. तो वर्ल्ड वॉर वन के इतने डिवास्टेटिंग इफेक्ट थे कि हमें चाहिए था इंटरनेशनल पीस, है ना, डिसआर्मामेंट चाहिए था. तो हमने बना लिया लीग ऑफ नेशन. लेकिन लीग ऑफ नेशन हो गया फेल्ड. अभी फेल्ड हो गया कैसे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो गया. ठीक. वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन से ज़्यादा डिज़ास्टरस था, डिस्ट्रक्टिव इसके इफ़ेक्ट्स थे. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ हो गया था एटम बॉम्ब, एटॉमिक पावर. अब पूरे विश्व के लोग इस चीज़ से डर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अब एक बार एटम बॉम्ब यूज़ हो चुका है, सारे देशों के पास आर्मामेंट्स हैं, एक दूसरे पे फेंक देंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना. तो फ्यूचर को लेके लोग बहुत परेशान थे. ये सारे कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सारे लोगों ने फिर एक पीस नेगोशिएट किया, है ना. लाइक यूएसएसआर, यूके, ये चाह रहे थे कि एक वर्ल्ड फोरम बन जाए. ठीक है. बट उनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने जो ये वर्ल्ड एक फोरम बनाया था वो फेल हो गया था, है ना. वो भी चाहता था कि पीस बने रहे, डिसआर्मामेंट हो, बट येट उनको फिर से पीस चाहिए था. सो विद द रिजल्ट ऑफ द टायरलेस एफर्ट वॉज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंस हुए, जैसे कि अटलांटिक चार्टर, याल्टा कॉन्फ्रेंस, पोस्ट डेम कॉन्फ्रेंस, एंड फाइनली 1944 में डम्बरटोन ओकाज में यूएस, जो कि यूएसए में है, यूएनओ को फाइनलाइज किया गया था 1944 में. ठीक है. द चार्टर ऑफ यूएन वॉज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनिशियली 51 नेशंस. सैन फ्रांसिस्को में इसको साइन किया गया था 1945 में. कितने लोगों ने इनिशियली साइन किया था और कब किया गया था, ये सारी डेट्स याद रखने हैं आपको. जो डेलीगेट्स थे 51 कंट्रीज से, उन्होंने बड़े बड़े डिस्कशंस किए, स्कीम्स को अप्रूव किया और यूएन चार्टर को पब्लिश किया. 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस फाइनली अपने एग्जिस्टेंस पे आ चुका था. हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड था. अब देखते हैं एम्स क्या थे यूएनओ के, क्या क्या फंक्शंस, फंडामेंटल एम थे. तो पहली बात तो मेंटेनेंस एंड प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखने हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ हार्मनी रिलेशंस बना के रखने हैं. इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है कंट्रीज़ को. यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि देश अपने आप से ही जो है अपने रूल करेंगे, यानी कि अब जो कॉलोनीज़ हैं वो सिस्टम ख़त्म कर देंगे ये लोग फाइनली. टू सॉल्व द इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियल प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो अब जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, डिग्निटी, फ्रीडम को रेस्पेक्ट करेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट टू इंटरवीन इन द मैटर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डोमेस्टिक जुरिडिक्शंस ऑफ द कंट्री. यानी कि देश के डोमेस्टिक लॉज से अगर कोई चीज़ रिलेटेड है तो ये लोग दखल नहीं देंगे. अब यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए. तो ये इसके ऑर्गेनाइजेशन है, 6 मेन बॉडीज़ होती हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट. ठीक है. तो ये 6 प्रिंसिपल आपके बॉडीज़ हैं. एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले बात करेंगे जनरल असेंबली की. तो ये एक तरह की डेलिब्रेटिव बॉडी है यूएनओ की. यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं और फ्रॉम द ईच मेंबर कंट्री, बट हर एक कंट्री के पास सिर्फ एक ही वोट है. मेन फंक्शन इस ऑर्गन का ये है कि जो भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट नेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना. यूएनओ के पास एक होता है सेक्रेटरी जनरल, है ना, हमेशा से. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ की है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, अरबिक. एंड नाउ लाइक इन 2006 जब ये बुक लिखी गई थी, यूएन हैड 192 members
But now in 2021 there are 193 members. सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएनओ की. यहाँ पे 15 इसमें ना 15 मेंबर्स होते हैं. 15 में से 5 हैं परमानेंट मेंबर्स और बाकी के 10 हैं टेम्पररी मेंबर्स. ठीक है. 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि हमेशा से ही परमानेंट रहेंगे, इस बॉडी में हमेशा ही रहेंगे, वो हैं रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन. ये 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं. इनका काम क्या है? बेसिकली मेंबर्स का पीस और सिक्योरिटी देशों में, वर्ल्ड में बनी रहे. ये बहुत सारे डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्टेप्स लेते हैं उन नेशंस के खिलाफ जो कि यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट करते हैं. अगर सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूएनओ का चार्टर है कि आपको किसी तरह का सपोज़ आर्म टेस्टिंग नहीं करनी है, फिर एटॉमिक टेस्टिंग नहीं करनी है, बट किसी देश ने कर ली, तो अब ये क्या करेंगे? हो सकता है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दें उस देश के खिलाफ, उसमें डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगा दें, है ना. तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं. तो ईच 5 मेंबर्स, परमानेंट 5 मेंबर्स, हर एक इम्पॉर्टेंट पावर है इनके पास, दैट इज़ द वीटो पावर, है ना. ये वीटो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है इन परमानेंट 5 कंट्रीज़ के पास में. अगर कोई डिसीजन है, सपोज़ अगर चाइना बोल दे कि ये डिसीजन मुझे नहीं लेना, मैं वीटो ले लेता हूँ, तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. तो यानी कि कुछ भी चीज़ होनी है 5 नेशन की सहमति होना बहुत ज़रूरी है. फिर बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, जिसको इकोसॉक भी बोलते हैं. तो ये जो काउंसिल है इसमें 18 मेंबर्स होते हैं एंड देयर आर 27 मेंबर्स एट प्रेजेंट. बुक में 27 मेंबर्स दिए हुए, बट एट प्रेजेंट इकोसॉक में देयर आर 54 मेंबर्स. सारे जो मेंबर्स हैं, ये जो काउंसिल है, सारे मेंबर्स इस काउंसिल के जो होते हैं वो जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं. देखो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये डायरेक्ट जनरल असेंबली अगर इनको इलेक्ट कर रही है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरल असेंबली. Fundamental principle of this body is to create spirit of universal respect for human right and to promote higher cultural educational standards. इसकी वजह से क्या होगा? लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. यूएनओ इस चीज़ में बिलीव करता है, किस चीज़ में? वर्ल्ड पीस में. और वो चाहता है कि वो जो वर्ल्ड पीस है वो लोगों के द्वारा ही बनाई जा सकती है. और जब वर्ल्ड पीस तभी आ सकता है जब लोगों की इकोनॉमिक और सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अच्छे होंगे. Social and Economic Council, it also works through the cooperation with several special committees and commissions. और ये commissions हैं जैसे कि यूनेस्को, देखा होगा ना आपने, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वगैरह के नाम आते रहते हैं. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फिर देयर इज़ ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन. फूड FAO भी है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ILO है, इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं. सारे कमिटीज़ एंड चीज़ें इनके अंदर ही आती हैं. और दिस ऑर्गन हैज़ रेंडर्ड अनडाउटेडली ग्रेट सर्विस टू द मैनकाइंड सिंस 1945. अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की, विच इज़ द ट्रस्टीशिप काउंसिल. सो ये काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के. रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन स्टेट्स के जो कि जिनके विच होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज एंड सम अदर रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे. मेन फंक्शन इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का है उन टेरिटरीज़ को प्रेजर्व करना जो कि इनको हैंड ओवर की गई हैं, और जनरल असेंबली को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना उन कंट्रीज़ के लिए जो कि जिनकी ट्रस्टीशिप यूएनओ के हाथ में है. अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं. मान लीजिए ये पूरे विश्व का कोर्ट मान लीजिए, है ना. जुडिशियल ऑर्गन है, हेडक्वार्टर्स इसका हेग नीदरलैंड में है. 15 जजेस होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और इनका टर्म होता है 9 ईयर्स का. इनका फंक्शन लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करना है यूएनओ का, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लॉ. द सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्किंग स्टाफ बेसिकली होता है. चीफ सेक्रेटेरिएट को सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं और ये जनरल असेंबली ही जो है अपॉइंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे. मेन फंक्शन होता है सारी बॉडीज़ जो है ना उनका सेक्रेटेरियल वर्क करना, है ना. यूएनओ की जितनी भी सारी बॉडीज़ हैं उनको असिस्ट करेगा. तो ये हो गया आपका फाउंडेशन, एम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ. नेक्स्ट सेशन में हम बाकी चीज़ें यानी कि अचीवमेंट्स पढ़ेंगे यूएनओ की. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन. आई होप आपको ये
सीरीज समझ में आई हो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice hardly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.